जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो वीडियो है, वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो पहले के जो वीडियो थे, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि भारतीय संविधान जो बना वो भारत देश के स्वतंत्रता के बाद में बना, और भारतीय संविधान भारतीयों को स्वतंत्रता कैसे मिली ये हमने देखा। उसके बाद में फिर हमने ये देखा कि भारतीय संविधान का बनना शुरू कैसे हुआ, और उसके बाद में फिर हमने देखा कि भारतीय संविधान में जो चीज़ें रखी गई वो कहाँ कहाँ से हमने ली है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं संदीप नरगावे, संविधान का टीचर, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल जागो आदिवासी में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग आज हम लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान को अगर हम उठा के देखें तो जब उसको हम पलटा के देखेंगे तो हमें जो पहला ही जो पेज जो देखने को मिलेगा उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भाषा जो ली गई है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो ये हमने ली है अमेरिका से, तो वही आज हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग आज के वीडियो में देखें तो ये हम लोगों को देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर में समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इसे आत्मार्पित, अंगीकृत तथा अधिनियमित करते हैं। यही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। अब यहाँ पर कई सारे वर्ड जो यूज़ हुए हैं, यहाँ पे जो कई सारे जो शब्दावलियों का जो उपयोग किया है वे सारी हम लोग शब्दावलियों का हम लोग देखेंगे। इसमें जो एक जो लाइन लिखी है सबसे लास्ट में कि इसे 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित, अंगीकृत तथा अधिनियमित करते हैं। तो भारतीय संविधान जो है वो बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो कुछ ही दिन बाद 26 जनवरी आने वाला था, और 26 जनवरी 15 अगस्त जब भारत देश स्वतंत्र हुआ उसके पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब वो कैसे मनाया जाता था? तो वो इसलिए मनाया जाता था क्योंकि 1920 में रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण भारत देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। वो तिथि कौन सी थी? 26 जनवरी। जो तिथि थी वो कौन सी थी? 26 जनवरी। इसी कारण से 26 जनवरी को 15 अगस्त के पूर्व तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और आने वाला जो समय था वो 26 नवंबर के दिन जो आने वाला जो समय था वो वही 26 जनवरी आने वाली थी। इस कारण से भारतीय संविधान बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी को कराया गया। तो यही चीज इसमें स्पष्ट रूप से है। अब इसमें जो पहला जो शब्द जो यूज हुआ है, जिसे कहा कि जिसमें पहला जो शब्द है वो लिखा गया है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का अर्थ जो निकलता है वो यह निकलता है कि भारतीय संविधान की रचना करने वाले लोग हम मात्र संविधान सभा के लोग नहीं हैं, हम संपूर्ण भारत देश के लोग हैं। क्योंकि जो संविधान सभा के जो लोग जो संविधान सभा में आए थे वे सारे ही लोग भारतीयों के द्वारा चुने गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुना गया था। तो इसमें जो पहला जो शब्दावली जो है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारतीय संविधान की रचना करने वाले लोग हम सभी भारत देश के लोग हैं, संपूर्ण भारत देश के लोग हैं, वही भारतीय संविधान की रचना कर रहे हैं। अब जिसमें अगर हम लोग इसमें आगे जाएं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व
इसमें जो अगला जो शब्द जो उपयोग होता है वो शब्द उपयोग होता है संपूर्ण प्रभुत्व। तो ये जो संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ ये होता है कि हम हमारी नीतियों का निर्माण बिना किसी बाह्य तथा बिना किसी आंतरिक दबाव के करेंगे। और यही जो वर्तमान समय में देखने को जो मिल रहा है वो स्थितियां अलग है। जैसे कि हमेशा ही मैं संविधान का टीचर हूँ और हमेशा ही जब मैं भारत देश में देखता हूँ कि भारत देश में नीतियों का निर्माण भारत देश के जो आंतरिक बड़े बड़े जो पूंजीपति है उनके द्वारा उनके दबाव में या फिर उनके पक्ष में होता है, तो ये मेरे अंदर से ये पीड़ा आती है कि भारतीय संविधान में जो उल्लेख जो किया गया है संपूर्ण प्रभुत्व, तो उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना है। और अभी के समय में एक जो संविधान संशोधन हुआ है, जिससे कि इसके पहले एक कानून था कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर बाहर से अगर फंडिंग लेती है, अगर विदेश से अगर कोई फंडिंग लेती है, तो उसे उल्लेखित करना पड़ेगा कि वह किस कंपनी से और किस व्यक्ति से वह विदेशी फंडिंग ले रही है। तो वो जो नियम भी जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया शब्द संपूर्ण प्रभुत्व, इस शब्द की गरिमा बनी रहे। लेकिन कुछ दिनों पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया संपूर्ण प्रभुत्व, उसकी अवहेलना हुई है। वो ऐसे हुई है क्योंकि भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया और उसमें ये लिखा गया कि अगर कोई भी भारतीय पार्टी, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर विदेश से कोई फंडिंग लेती है तो उसे भारतीय लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये चीज़ें होती है तो भारत देश का जो प्रस्तावना है जो भारत देश का जो प्रस्तावना है उसमें जो लिखा गया है संपूर्ण प्रभुत्व, उसकी अवहेलना होती है। तो इसी कारण से मैं हमेशा ही इस चीज़ का विरोध करता आया हूँ। और इसमें जैसे अगर हम लोग देखें तो अगला जो वर्ड आता है, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, ये जो समाजवाद शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। अभी जो समाजवाद शब्द जो है, समाजवाद का जो अर्थ होता है वो यह होता है कि भारत देश को एक वर्ग रहित समाज का निर्माण किया जाएगा। भारत देश में सभी लोगों को बराबर रूप से सभी संसाधन प्रदान किए जाएंगे और इसी शब्द समाजवाद शब्द के आधार पर ही भारत देश में समाजवाद शब्द के आधार पर ही भारत देश में सरकारी संस्थानों का निर्माण किया गया था, ताकि एक सामान्य व्यक्ति तक भी, हर एक सामान्य व्यक्ति तक भी सभी संसाधन पहुंच सके। इसी कारण से सरकारी अस्पतालों का निर्माण हुआ, इसी कारण से सरकारी स्कूलों का निर्माण हुआ, इसी कारण से सरकारी दूसरी संस्थानों का निर्माण हुआ, ताकि भारत देश में एक वर्ग रहित समाज का निर्माण हो। भारत देश में अमीरी और गरीबी के भेदभाव को छोड़ के सभी वर्ग के लोगों को, हर एक व्यक्ति को समान रूप से अपने बौद्धिक विकास करने का तथा अपने शारीरिक विकास करने का अवसर मिले तथा हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का विकास करने का अवसर मिले। इसी कारण से यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह शब्द जोड़ा गया समाजवाद, जिसका अर्थ होता है कि भारत देश में एक वर्ग रहित समाज का निर्माण होगा। लेकिन वर्तमान समय में ये जो समाजवाद शब्द जो है इसकी भी अवहेलना की जा रही है, समाजवाद शब्द की भी अवहेलना की जा रही है, क्योंकि भारत देश में बहुत चरम स्तर पे निजीकरण चल रहा है। और निजीकरण का मैं हमेशा ही इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि जो 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट आया था उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि भारत देश में 51.53% पैसा भारत देश में सिर्फ 1% लोगों के पास में है। तो भारत देश में व्याप्त इतनी बड़ी इनइक्वलिटी को, भारत देश में व्याप्त इतनी बड़ी असमानता को दूर करने के लिए आवश्यकता है कि संसाधनों का सरकारीकरण किया जाए। लेकिन भारत देश में संसाधनों का सरकारीकरण
नहीं हो रहा है, इसका उल्टा ये हो रहा है कि भारत देश में निजीकरण हो रहा है। जब भारत देश में निजीकरण चरम स्तर पे होगा तो उससे नुकसान यह होगा कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो रहेगा उसे कई सारे हक अधिकार उसे नहीं मिल पाएंगे। इसमें अगर हम लोग देखें अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है हम, जैसे हम लोग पूरा देखें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष, तो ये जो अगला जो वर्ड है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये होता है, पंथ निरपेक्ष का पर्याय ये होता है धर्म निरपेक्ष भी इसका पर्याय होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक वर्ड को देखें पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत देश में कभी भी किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र बन के कभी विकास नहीं कर पाया और ना ही पाकिस्तान कभी इस्लामिक देश बन के कभी विकास कर पाया। इसी कारण से भारतीय संविधान में एक शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से पंथ निरपेक्ष, ताकि भारत देश में कभी भी किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया जाए, क्योंकि ये स्पष्ट है कि धार्मिक आधार पर किसी भी देश को ज़्यादा समय तक चलाया नहीं जा सकता। इसी कारण से भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान समय में जब किसी धर्म विशेष को लेके जब ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो हमेशा ही वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की अवहेलना है। और अभी के समय में जो CAA जो आया है, जैसे कि जो NRC जो है, वो कहीं ना कहीं उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया है। इसी कारण से वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष शब्द की भी अवहेलना है, जो कि हमारे भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है। अगर हम लोग अगला देखें तो जैसे कि उसमें पूरा लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अभी जो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो लोकतंत्र जो है वो शब्द सबसे पहले लोकतंत्र को हम लोग देखें तो जो लोकतंत्र के बारे में जो अब्राहम लिंकन ने जो बताया था, जो कि अमेरिका के 13वें राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने कहा था कि जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो ये जो चीज़ें जो कही थी, जो स्लोगन जो दिया था, वो अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो ये जो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जो भी सुप्रीमो जो होगा, किसी भी देश का जो सुप्रीमो जो होगा वो चुनाव के माध्यम से बनेगा, जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा। लोक का अर्थ होता है लोग, जन, और जनों के द्वारा जो चुन के जाएगा व्यक्ति वही देश का सुप्रीमो होगा। और यही व्यवस्था जो है वो भारत देश में है। भारत देश का जो प्रधानमंत्री जो होता है वो भारत देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती है। भारत देश का जो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत देश की सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती है। और वो सारी पोस्टें भारत देश में चुनाव के माध्यम से ही होती है। और यही चीज़ जो है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जो है इसके बारे में सबसे जो लोकतंत्र जो है इसका अर्थ यही होता है कि भारत देश में जो अंतिम जो सबसे सर्वोच्च जो पदाधिकारी होगा वो चुनाव के माध्यम से ही बनेगा, लोगों के माध्यम से ही चुना जाएगा। इसी शब्द का अर्थ होता है लोकतंत्र। वापस हम लोग अगर आए तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो अगला जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है गणराज्य। अब ये जो गणराज्य शब्द का जो अर्थ ये होता है कि भारत देश में जो सर्वोच्च अधिकारी जो होगा, जो सर्वोच्च पदाधिकारी जो होगा वो कभी भी वंशानुगत नहीं होगा। भारत देश में जो वंशानुगत व्यवस्थाएं जो होती है, भारत देश में प्राचीन भारत देश में जो राजा व्यवस्था जो होती थी उसमें यह होता था कि राजा का लड़का ही राजा बनता था। तो उस व्यवस्था को हटा के ये बोला गया कि कभी भी राजा का लड़का राजा नहीं होगा। राजा के बाद में अगर किसी व्यक्ति को अगर भारत देश में अगर सर्वोच्च पद पे बैठना है तो उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो कभी भी वंशानुगत ना होके वो गणों से चुना जाएगा। इसी व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाता है।
अगर हम लोग हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम लोग देखें तो आगे भी कई सारे शब्दों का उल्लेख है, लेकिन उन सारे शब्दों को हम लोग भारतीय संविधान के पार्ट 2 में देखेंगे। और भारतीय संविधान का जो मुख्य जो पार्ट, जैसे आज का जो पार्ट है वो भारतीय संविधान का पार्ट 3 है, और अगला जो पार्ट बनेगा पार्ट 4 बनेगा, और उसी में हम लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना के दूसरे शब्दों को भी और अच्छे तरीके से देखेंगे। और अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी।